लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसी को हम परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ ए लाइन भी कहते हैं। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं रेखा का लंब रूप। लाइन की नॉर्मल फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और उस लंब का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण दिया जाए। उस केस में हम लाइन की नॉर्मल फॉर्म को यूज करते हैं। लाइन की नॉर्मल फॉर्म बराबर होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के, जहाँ पर p जो है वो रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है, अल्फा जो है वो उस लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है और x और y जो है वो रेखा में उपस्थित वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो हम कह सकते हैं रेखा के लंब रूप का जो समीकरण होता है वो बराबर होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के, जहाँ पर P is a perpendicular distance of a line from origin and alpha is a angle of normal with x-axis and x comma y are वेरिएबल। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p और उस लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण अल्फा दिया जाए, तो उस केस में हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो बराबर होगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के। अगर हम इसे ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लेते हैं हमारे पास एक प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सेस एंड सेकेंड वन इज y एक्सेस, और हमारे पास एक लाइन है जो इन दोनों ही एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है। हमें पता है रेखा द्वारा x अक्ष पर किया गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट की मूल बिंदु से जो दूरी होती है उसे हम लेंथ ऑफ x से इंटरसेक्ट कहते हैं, और रेखा द्वारा y अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदु की मूल बिंदु से दूरी को हम लेंथ ऑफ y इंटरसेक्ट कहते हैं। और हमसे बोला गया क्वेश्चन में कि रेखा पर मूल बिंदु से एक परपेंडिकुलर डाला गया है p लेंथ का। इट मीन्स लेंथ ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज p, और इस लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण जो है वो अल्फा डिग्री है। अगर हम इन सभी बिंदुओं के नाम दे दें तो ओरिजिन को O दे देते हैं, A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। तो हमारे क्वेश्चन में बस इतना ही डेटा दिया गया है। यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट की लेंथ नहीं दी गई है और लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट की भी लेंथ नहीं दी गई है। तो अगर हम x इंटरसेप्ट की लेंथ a मान लें और y इंटरसेप्ट की लेंथ b मान लें और ट्रायंगल OCA की बात करें, इन ट्रायंगल OCA, तो आप देख पा रहे होगे ये जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है OCA, जिसका एंगल C जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर एंगल C 90 डिग्री का है इट मीन्स एंगल C के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनियस होगी। अगर हम अल्फा एंगल की बात करें तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है। अगर इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा बेस है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में कॉस अल्फा की बात करें तो कॉस अल्फा का जो रेशियो होगा वो बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल होगा बेस की जो लेंथ दी गई है वो हमें p दी गई है और x इंटरसेप्ट की जो लेंथ हमने मानी है वो a है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कॉस अल्फा बराबर होगा p अपॉन में a के।
ए की लेंथ हमने खुद से मानी है, तो अगर हम ए को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं ए बराबर होगा पी अपॉन में कॉस अल्फा के, है ना। तो लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट हमें मिल गई है जो कि बराबर है, अगर हम इसे इक्वल करें तो पी अपॉन में कॉस अल्फा जो आई है वो हमारी लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट आई है। ठीक इसी प्रकार अगर हम ट्रायंगल ओ सी बी की बात करें, ट्रायंगल ओ सी बी की बात करें तो आप देख पा रहे होगे ये भी जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल सी यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री का है। तो अगर हम देखें ये तो हमारे एक्सेस हैं परपेंडिकुलर, तो ये पूरा एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। अगर इतना एंगल अल्फा का है तो ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा 90 माइनस अल्फा डिग्री का होगा। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी क्या कहलाएगी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ये हमारा बेस कहलाएगा। और इस बार लेंथ ऑफ वाई इंटरसेप्ट क्या कहलाएगा हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा। तो अगर हम यहाँ से इस एंगल की बात करें कॉस 90 माइनस अल्फा की बात करें तो यहाँ पे 90 माइनस अल्फा का रेशियो जो आएगा वो भी क्या होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होगा। और आपको पता है cos 90 माइनस अल्फा जो होगा वो बराबर होगा साइन अल्फा के, और बेस यहाँ पे हमारा कितना है p है, और हाइपोटेनियस लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट है जो हमने मानी है b है। तो अगर b की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो b बराबर आ जाएगा p अपॉन में साइन अल्फा। इट मीन्स हमें लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट भी मिल गई है जो कि बराबर है p अपॉन में साइन अल्फा के। अब हमारे पास इस फिगर में दोनों ही इंटरसेप्ट की लेंथ मिल गई है, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास रेखा द्वारा बनाए गए दोनों ही अंतःखंड दिए गए हों तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है x अपॉन में a प्लस y अपॉन में b इक्वल टू 1 के, जहाँ पर a जो है वो x अंतःखंड की लंबाई है और b जो है वो रेखा द्वारा बनाए गए y अंतःखंड की लंबाई है, जो कि हमारे पास अब दोनों ही हैं। तो अगर हम इसमें पुटअप करें तो x अपॉन में x अंतःखंड की जो लंबाई है वो क्या है p अपॉन में cos अल्फा प्लस y अपॉन में p, y अंतःखंड की जो लंबाई है p साइन अल्फा बराबर होगा 1 के। अगर हम cos को ऊपर ले जाएं और sin को ऊपर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x cos अल्फा अपॉन में p प्लस y साइन अल्फा अपॉन में p इक्वल टू होगा 1 के। अगर हम p को कॉमन लेके उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू होगा p के। अगर आप ध्यान से देखो तो यही हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन है। तो हम कह सकते हैं यदि हमें किसी क्वेश्चन में रेखा पर डाले गए मूल बिंदु से लंब की लंबाई p दी जाए और उस लंब का इंक्लिनेशन एंगल एक्सेस के साथ दिया जाए अल्फा, तो उस केस में हमारी रेखा का जो समीकरण होगा वो बराबर होगा x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p के। क्लियर है? इसे रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन of that straight line whose perpendicular distance from origin is 4 and the angle
ऑफ दिस परपेंडिकुलर makes with x axis 30 डिग्री। हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 और उस लंब का x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण हो। हमने अभी पढ़ा है यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और उस लंब का x अक्ष के साथ कोण दिया जाए तो उस केस में हमारी जो रेखा का समीकरण होता है वो बराबर होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के, जहाँ पर p जो है वो मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है जो कि इस क्वेश्चन में हमें दी गई है 4 के बराबर, और अल्फा जो है वो उस लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है जो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है 30 डिग्री का। यदि हम इस इक्वेशन में पुटअप करें तो हमें मिलेगा x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 4। इट मीन्स हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इक्वल टू 4 के। यदि आपको ये आंसर ऑप्शन में नहीं मिलता है इट मीन्स इनकी वैल्यू को पुटअप करके सॉल्व किया गया होगा और लाइन की जनरल इक्वेशन लिखी गई होगी। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो x cos 30 बराबर होता है √3/2 के प्लस y sin 30 बराबर होता है 1/2 के इक्वल टू 4। अगर हम 1/2 कॉमन ले लें तो हमारी लाइन की इक्वेशन होगी √3x प्लस y, और 1/2 को अगर उधर भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। इट मीन्स हमारी जो लाइन की इक्वेशन आएगी वो √3x प्लस y इक्वल टू 8 होगी। तो हम कह सकते हैं √3x प्लस y इक्वल टू 8 उस रेखा का समीकरण है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 और उस लंब का x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण होगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, find the equation of that line whose perpendicular distance from origin is 6 and angle of this perpendicular makes with x axis 15 डिग्री। हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु के द्वारा डाले गए लंब की लंबाई 6 है और उस लंब का x अक्ष के साथ इंक्लिनेशन जो एंगल है वो 15 डिग्री के बराबर है। तो हमने अभी इस तरह का क्वेश्चन किया था, तो हम कह सकते हैं हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो बराबर होगी x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इक्वल टू 6 के। बस इस क्वेश्चन में फ़र्क इतना है कि जो आपको एंगल दिया गया है वो आपका नॉर्मल ट्रिपिकल एंगल नहीं है। यदि आपको cos 15 और sin 15 डिग्री की वैल्यू पता है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आपको cos 15 और sin 15 की वैल्यू को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा जो आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो cos 15 की जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है √3 + 1 अपॉन में 2√2 के, और sin 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 - 1 अपॉन में 2√2 के। तो अगर हम इन वैल्यू को पुटअप करें तो हमें
बहुत ही ईजिली हमारी इक्वेशन मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं x और cos 15 बराबर होता है √3 + 1 अपॉन में 2√2 प्लस y sin 15 की वैल्यू होगी √3 - 1 अपॉन में 2√2 इक्वल टू 6 के। अगर हम 2√2 कॉमन लेके उधर शिफ्ट करें तो वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x इंटू √3 + 1 प्लस y इंटू √3 - 1 इक्वल टू 6 इंटू 2√2 के। अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो हम लिख सकते हैं √3 + 1 इंटू x प्लस √3 - 1 इंटू y इक्वल टू 12√2 के। तो हम कह सकते हैं हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी √3 + 1 इंटू x प्लस √3 - 1 इंटू y इक्वल टू 12√2 के। तो अगर हमें cos 15 और sin 15 की वैल्यू पता है तो हम बहुत ही ईजिली इस इक्वेशन को लिख पा रहे होंगे। अगर हमें ये वैल्यू नहीं पता है तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो cos 15 को हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री, और cos 45 माइनस cos 30 डिग्री बराबर ही होगा cos 15 के। तो यहाँ से हम cos A माइनस B का फॉर्मूला पुटअप करेंगे। तो cos A माइनस B क्या होता है? cos A cos B प्लस sin A sin B, है ना। तो इस केस में हमारी जो ये होगा वो बराबर होगा cos 45 cos 30 प्लस sin 45 इंटू sin 30 के। अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करें तो cos 45 होता है 1 अपॉन में √2, cos 30 होता है √3/2 प्लस 1 अपॉन में √2 इंटू 1 अपॉन में 2। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हम देख रहे होंगे √3 अपॉन में 2√2 प्लस 1 अपॉन में 2√2 के होगा। अगर बेस को हम देखें सेम ही है तो जुड़ जाएंगी चीज़ें। तो √2 इसमें एलसीएम आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा 3 + 1। तो हम कह सकते हैं cos 15 की जो डिग्री की जो वैल्यू है वो है √3 + 1 अपॉन में 2√2 के। ठीक इसी प्रकार जो आपकी sin 15 की वैल्यू होगी उसको भी हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर याद है तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, है ना। उसके कारण आपकी टाइम बहुत बच जाएगा, है ना। तो cos 15, sin 15 और tan 15 की वैल्यू आपको वैसे याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन whose perpendicular distance from origin is 4 and angle of this perpendicular makes with x-axis tan inverse 3/4। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 4 है और उस लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण tan इनवर्स 3/4 है। तो अगर हमें लेंथ ऑफ नॉर्मल दी गई है तो उस लाइन की जो इक्वेशन होगी नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन से हम कह सकते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के, जहां पर p जो है वो रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई है जो कि इस क्वेश्चन में हमें दी गई है p बराबर है 4 के, और अल्फा जो है वो उस लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण है जो कि इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है tan इनवर्स 3/4 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं अल्फा बराबर दिया गया है tan इनवर्स
3/4 के। हमें अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट एंगल में ना देके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दी गई है, तो सबसे पहले हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन हम इसमें पुट अप कर पा रहे होंगे। तो अगर हम tan इनवर्स को इधर लेके आए तो हम कह सकते हैं tan अल्फा बराबर होगा 3/4 के। अगर हम एक राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल में tan का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। इट मींस हम कह सकते हैं अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ये कोण 90 डिग्री का है और ये अगर अल्फा है तो अल्फा के सामने वाला जो कोण होगा साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, ये हमारा बेस होगा और ये हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो अगर हम इस ट्रायंगल में tan अल्फा निकालें तो tan अल्फा होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इट मींस हमारी जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो बराबर होगी 3 के और बेस की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी 4 के। तो अगर हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ और बेस की लेंथ पता है तो हम हाइपोटेनियस की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। तो हम कह सकते हैं हमारा जो हाइपोटेनियस होगा इस ट्रायंगल में वो बराबर होगा 5 के। तो सेम इस ट्रायंगल से हम cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो cos अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मींस हमारा जो cos अल्फा की वैल्यू होगी वो होगी 4 अपॉन में 5 के। ठीक इसी प्रकार अगर हम sin अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो sin अल्फा बराबर होगा हमारा परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस के। इट मींस 3/5 के। तो अब हमारे पास cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू आ गई है तो हम इसमें पुट अप कर सकते हैं इस इक्वेशन में। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो बराबर होगा x cos अल्फा दिया गया है हमारे पास 4/5 प्लस y इंटू साइन अल्फा जो है वो है 3/5 इक्वल टू p की जो लेंथ है वो हमारे पास है 4। तो अगर हम 5 को कॉमन ले लें और उधर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4x प्लस 3y इक्वल टू 20 की। तो हम कह सकते हैं हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो 4x प्लस 3y इक्वल टू 20 के होगा। तो जब भी हमें एंगल डायरेक्टली ना देके रेशियो में दिया जाए ट्रिग्नोमेट्री तो हम उसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, देन अपनी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में पुट अप करके अपनी लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमें एक क्वेश्चन और दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन whose perpendicular distance from the origin is 3 and the angle of this perpendicular makes with x-axis is sin inverse 5/13 है ना। अब जो हमें एंगल दिया गया है वो क्या दिया गया है साइन इनवर्स में 5/13। तो सबसे पहले हम इनके एंगल को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें हमें साइन इनवर्स की तो वैल्यू के साथ साथ कॉस इनवर्स की भी वैल्यू को पता करना पड़ेगा है ना। क्योंकि हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p के। p की लेंथ यहाँ पे कितनी दी गई है 3 दी गई है। अगर और अल्फा की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है साइन इनवर्स 5/13। तो अगर हम साइन को यहां लेके आए तो साइन अल्फा तो हमें पास पहले से दिया गया है जो कि है 5/13 के। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट अप कर सकते हैं, बट कॉस अल्फा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सेम हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ही इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा अल्फा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और साइन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मींस हमें परपेंडिकुलर की लेंथ 5 दी गई है और हाइपोटेनियस की लेंथ दी गई है 13। तो हमें बेस की लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेस की लेंथ हम पाइथागोरस से अगर कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का जो रूट होगा वो होगा 12 का रूट। इट मींस हम कह सकते हैं हमारा जो बेस होगा वो बराबर होगा 12 के। तो अगर हम cos अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो cos अल्फा बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के। इट मींस 12/13 के। तो अब हमारे पास दोनों ही वैल्यू हैं तो हम इस पर पुट अप करेंगे और अपनी इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो x cos अल्फा कितना है 12/13 प्लस y इंटू 5/13 इक्वल टू p की लेंथ कितनी दी गई है 3।
अगर हम 13 यहाँ से कॉमन ले लें तो हमारी लाइन की जो इक्वेशन हो जाएगी वो 12x प्लस 5y इक्वल टू 13 है। तो हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो आएगा 12x प्लस 5y इक्वल टू 13 है। तो जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल दिए जाएंगे तो हम राइट एंगल ट्रायंगल से उनकी वैल्यू को या उनके रेशियो को कैलकुलेट करेंगे, देन अपनी इक्वेशन में पुट अप करके अपनी इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द इक्वेशन of that line whose perpendicular distance from origin is P and angle of this perpendicular makes with x-axis 60 degree and area of triangle the line makes with एक्सेस 54√3। क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है और उस लंब का x अक्ष के साथ बनाया गया कोण 60 डिग्री का है और उस रेखा का अक्षों के साथ बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल 54√3 है। तो हमें पता है कि यदि हमें रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई और उस लंब का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण दिया जाए तो उस केस में हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती है वो बराबर होती है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इक्वल टू p के। अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा जो दिया गया है वो हमें दिया गया है 60 डिग्री का। इट मीन्स हमारी लाइन की इक्वेशन होगी x cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री। और अगर हम P की बात करें तो P क्या होता है, हमारा मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई होती है, जो कि यहाँ हमें P ही दिया गया है। इट मीन्स हमें कोई नंबर नहीं दिया गया, तो हमें मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस कैलकुलेशन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा डेटा दिया गया है कि हमारी रेखा के द्वारा अक्षों के साथ बनाया गया जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो दिया गया है कितना, 54√3। तो हमें एक एडिशनल डेटा दिया गया है P को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास प्लेन पर दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं और हमारे पास एक लाइन है जो इन दोनों ही एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है। और इस लाइन पर मूल बिंदु से P लेंथ का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और इस लंब का एक्स अक्ष के साथ बनाया गया जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यदि हम इन सभी पॉइंट को नाम दे दें तो O A B C, हमें क्वेश्चन में इतना ही डेटा दिया गया है और हमसे बोला गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 54√3 है ना। हमें एक एक्स्ट्रा डेटा ये दिया गया है। अगर हम इस फिगर की बात करें तो हमें पता है कि OA इज ए लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेक्ट और OB इज ए लेंथ ऑफ वाई इंटरसेक्ट। और हमें अभी एक्स इंटरसेक्ट और वाई इंटरसेक्ट की लेंथ को कैलकुलेट करना सीखा था P और अल्फ़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट होता है वो बराबर होता है P अपॉन में कॉस अल्फ़ा जो कि यहाँ पे 60 डिग्री है और y इंटरसेप्ट बराबर होता है P अपॉन में साइन अल्फ़ा यानी साइन 60 डिग्री।
तो हम इस ट्रायंगल की बात करें तो इस ट्रायंगल में ये हमारा जो ट्रायंगल है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि जो हमारे एक्सेस होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, जो कि बराबर होगा 54√3 के। 1/2 एज इट इज रहेगा। बेस की वैल्यू हमें पता है क्या है, P/में cos 60 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर की भी डिस्टेंस पता है हमें, परपेंडिकुलर बराबर है P/में sin 60 डिग्री। ये इक्वल होगा 54√3 के। अगर हम cos 60 और sin 60 की वैल्यू पुटअप कर दें तो P/में cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, इक्वल होगा 54√3 के। अगर हम इस 2 को ऊपर ले जाएं और इस 2 को भी ऊपर ले जाएं तो ये P के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट मीन्स 2P और एक 2 से इस 2 को कैंसिल आउट करें और इस 2 से इससे कैंसिल आउट करें तो ये कितना हो जाएगा 27, और इस √3 को उधर ले जाएं तो हम कह सकते हैं अगर इसको उधर ले जाएंगे तो इसका √3 से हट जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आया हमारा क्या आया, P² बराबर होगा 27 × 3 के। अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें P की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, P निकल आएगा। अगर हम 27 को ब्रेक करें तो 3 × 3 × 3 और एक 3 एडिशनल है, तो यहाँ से जो निकलेगा हमारा वो निकलेगा P = ±9। इट मीन्स हमारे जो परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई है वो कितनी आई है, ±9 आई है। अब हम इस इक्वेशन में अगर इसे पुटअप कर दें तो हमें हमारी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, जो कि होगी x cos 60 होगा 1/2 प्लस y इंटू साइन 60 होगा √3/2 इक्वल टू ±9 के। अगर हम 2 को कॉमन लेके उधर भेज दें तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी x प्लस √3y इक्वल टू ±18 के। तो हम कह सकते हैं हमारी जो रेखा का समीकरण होगा वो बराबर होगा x प्लस √3y इक्वल टू ±18 के। क्लियर है? इसे रफ कर दें। तो जब हमें डेटा डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में ना दिया जाए तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल डेटा ज़रूर देगा उसे कैलकुलेशन करने के लिए। लाइन की नेक्स्ट फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन। इसी को हम डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन भी कहते हैं, या कभी कभी हम इसे r, थीटा फॉर्म ऑफ ए लाइन भी कहते हैं। लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म नॉर्मल फॉर्म से थोड़ा सा अलग होती है, क्योंकि इसमें हम लाइन की इक्वेशन को ना कैलकुलेट करके लाइन की पैरामेट्रिक डिस्टेंस या लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं। तो हम कह सकते हैं लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को हम तब यूज करते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएं और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया जाए और हमसे उस लाइन पे उपस्थित पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट या पैरामेट्रिक डिस्टेंस पूछी जाए। उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करते हैं। लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म बराबर होती है x माइनस x1 अपॉन में cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू r के, जहां पर x1, y1 जो है वो रेखा में उपस्थित फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, थीटा जो है वो इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन है और x, y जो है वो रेखा में उपस्थित पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और r जो है वो फिक्स पॉइंट से पैरामेट्रिक पॉइंट के बीच की दूरी है। तो हम कह सकते हैं लाइन की जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो बराबर होती है x माइनस x1 अपॉन में cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू r के,
जहाँ पर x1, y1 आर ए फिक्स पॉइंट कोऑर्डिनेट इन ए लाइन x1, y1 रेखा में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एंड थीटा इज ए इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन and x, y are parametric point coordinate in a line and r is a distance between a fixed point and parametric point in a line। तो हम कह सकते हैं जब किसी क्वेश्चन में हमें रेखा में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया जाए और हमसे उस क्वेश्चन में लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट या लाइन की पैरामेट्रिक डिस्टेंस को पूछा जाए तो उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर रहे होंगे जो कि बराबर होती है x माइनस x1 कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू r के। यदि हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो मान लेते हैं हमारे पास प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज x एक्सेस एंड सेकेंड वन इज y एक्सेस, और हमारे पास एक लाइन है जो कि x एक्सेस से थीटा डिग्री इंक्लिनेशन एंगल पर है। इट मीन्स दिस लाइन इज इंक्लाइंड टू थीटा डिग्री और इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1, y1। मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो पॉइंट A है और इसी लाइन पर हमें एक पैरामेट्रिक पॉइंट भी दिया गया है, मान लेते हैं वो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं x, y और लाइन के एक फिक्स पॉइंट से इस पैरामेट्रिक पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है। इतना डेटा हमें दिया गया है। यदि हम पॉइंट A से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो हम कह सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये दो लाइनें पैरेलल हैं और एक लाइन उनको इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके द्वारा बनाए गए करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। इट मीन्स ये अगर थीटा है तो ये भी कितने का होगा, थीटा का होगा। अगर हम पॉइंट A से x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें, ठीक इसी तरह पॉइंट B से भी P से भी एक x एक्सिस के परपेंडिकुलर एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो आपको पता होगा इन प्रोजेक्शन की जो लेंथ होती है वो इनके y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। इट मीन्स y1 एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू y और इनके फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ओरिजिन के बीच की जो दूरी होती है वो इनके x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। इट मीन्स दिस वन इज x1 एंड दिस वन इज x। अगर हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को नाम दे दें B तो आप देख रहे होगे ये परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो ये एक राइट एंगल होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABP इज ए राइट एंगल, है ना। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका ये हाइपोटेनियस है, ये इसका क्या होगा, बेस होगा और ये इसका परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम बेस की लेंथ को कैलकुलेट करें तो बेस की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी x माइनस x1 के, और इसी तरह परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी y माइनस y1 के, क्योंकि ये पूरी लेंथ y है और इतनी लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस लेंथ मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं इन ए ट्रायंगल ABP में अगर हम cos थीटा कैलकुलेट करें तो cos थीटा जो होता है वो हमारा होता है
बेस अपॉन में हाइपोटेनियस के, इट मीन्स कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बेस कितना है x माइनस x1, तो x माइनस x1 अपॉन में हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है r है, तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा बराबर होगा x माइनस x1 अपॉन में r के। क्योंकि हमें r दिया गया है तो अगर हम r की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो r के फॉर्म में अगर इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम कह सकते हैं r बराबर होगा x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा के। ठीक इसी प्रकार अगर हम इस ट्रायंगल में साइन थीटा को कैलकुलेट करें तो साइन थीटा हमें पता है, साइन थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइन थीटा का रेशियो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर में हाइपोटेनियस। ठीक, अगर आप देख रहे होगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, और हाइपोटेनियस ये है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुटअप करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी y माइनस y1 अपॉन में r के। ठीक, यहाँ से भी अगर हम r को कैलकुलेट करें तो r बराबर होगा y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा के। आप देख रहे होगे एक बार r जो है वो बराबर है x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा के, और एक बार जो r है वो बराबर है y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा के। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशन आपस में एक बराबर होगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के बराबर है r के। तो हम कह सकते हैं जो लाइन r बराबर होगा x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू r के, और यही हमारी क्या है, लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना। तो जब किसी क्वेश्चन में हमें लाइन के एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए जाएं और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया जाए और लाइन के पैरामेट्रिक डिस्टेंस या पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं, तो उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज कर रहे होंगे। अगर हम इस इक्वेशन से लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें, अगर हम इसे रफ कर दें तो हमें पता है कि अभी जो है वो लाइन के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है। तो अगर हम इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें, हमने अभी देखा है कि जो r बराबर होता है x माइनस x1 अपॉन में कॉस थीटा के। अगर हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो x तो ये रहा, तो x को यहाँ रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ट्रांसफर करते हैं। तो हम कह सकते हैं r कॉस थीटा इक्वल टू होगा x माइनस x1 के। x1 को भी हम इधर लाएंगे तो इधर माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं x बराबर होगा x1 प्लस r कॉस थीटा के, और x क्या है हमारा, पैरामेट्रिक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है ना। ठीक, इसी प्रकार अगर हम y कोऑर्डिनेट को भी कैलकुलेट करें तो हमें पता है r बराबर क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन में साइन थीटा के। अगर हम यहाँ से y को कैलकुलेट करें तो हम कह सकते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर रहे होंगे तो हम क्या होगा, r साइन थीटा इक्वल टू y माइनस y1 के। y1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा y1 प्लस r साइन थीटा के। इट मीन्स हम कह सकते हैं हमारे जो लाइन के पैरामेट्रिक पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो बराबर होंगे x1 प्लस r कॉस थीटा इक्वल टू y1 प्लस r साइन थीटा के। तो जब हमसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो हम ये यूज कर रहे होंगे, और जब हमसे पैरामेट्रिक डिस्टेंस पूछी जाए उस केस में हम इसे यूज कर रहे होंगे। इसे रफ कर देते हैं और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ए स्ट्रेट लाइन passing through a point A 1, 2 makes angle 60 degree with x-axis
and intersect the line x plus y equal to 6 at the point P, then find the distance between point A and point P। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक रेखा है जो बिंदु 1,2 से होकर गुजरती है और वह x अक्ष के साथ 60 डिग्री के झुकाव पर है, और एक दूसरी रेखा है जिसका समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 6, वह उस रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। अगर हम आपको इसे ड्रॉ करके दिखाएं तो हमें कह रहा है कि हमारी एक लाइन है जो कि प्लेन पर 60 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो मान लेते हैं एक लाइन है ये जो कि x एक्सिस के साथ 60 डिग्री इंक्लाइंड है, और इसी रेखा पर एक पॉइंट है, पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 1,2, और एक रेखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6 जो इस रेखा को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। इट मीन्स एक रेखा और है जिसका समीकरण हमें दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 6, वह इस रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। अगर हम इस रेखा की बात करें तो इस रेखा में हमें क्या क्या दिया गया है, एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है 60 डिग्री का, और एक पॉइंट P है, और हमसे जो पूछा जा रहा है बिंदु A और बिंदु P के बीच की दूरी पूछी जा रही है। अगर हम इसे R मान लें तो हम कह सकते हैं कि हमें एक फिक्स पॉइंट से एक पैरामेट्रिक पॉइंट के बीच की दूरी पूछी जा रही है। तो इट मीन्स हम इस लाइन के पॉइंट P को अपना पैरामेट्रिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लें। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो बराबर होंगे x1 प्लस आर कॉस थीटा एंड y1 प्लस आर साइन थीटा के, जहां पर x1 और y1 क्या है, रेखा में उपस्थित एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि हमें 1,2 के रूप में दिए गए हैं, और थीटा जो है वो हमारा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल है ऑफ ए लाइन। इट मीन्स यहाँ पे जो दिया गया है 60 डिग्री वो बराबर होगा थीटा के, और r क्या है, पॉइंट A से पैरामेट्रिक पॉइंट P के बीच की दूरी है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को में इसमें वैल्यू पुटअप करें तो हमारे पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट P के, वो होंगे 1 प्लस आर कॉस 60 डिग्री एंड 2 प्लस आर साइन 60 डिग्री। हमारे ये पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन की हमें इक्वेशन दी गई है x प्लस वाई इक्वल टू 6, और पॉइंट P जो है वो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं पॉइंट P जो है वो दोनों ही लाइनों में उपस्थित होगा। अगर ये दोनों ही लाइनों में उपस्थित है इट मीन्स इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो अगर हम इस लाइन पर पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कराएं तो हमें हो सकता है कि वैल्यू मिल जाए r की। तो अगर हम इसकी पॉइंट के वैल्यू को पुटअप करें तो x बराबर क्या है हमारा 1 प्लस आर कॉस 60 डिग्री, और y बराबर क्या है हमारा 2 प्लस आर साइन 60 डिग्री इक्वल टू होगा 6 के। अगर हम r कॉस 60 डिग्री और r साइन 60 डिग्री को एक तरफ लेके r कॉमन ले लें तो हमारा बचेगा अंदर r कॉमन आ जाएगा, cos 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, और 1 प्लस 2 इक्वल होगा प्लस 3 के इक्वल टू 6 के। अगर हम इनकी वैल्यू को पुटअप करें तो cos 60 होता है 1/2, साइन 60 होता है √3/2,
इस 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना, ये 6 में माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना 3, है ना। तो अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या हो जाएगा r, यहाँ पे क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 3 के, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इट मीन्स r को हम बोल सकते हैं कि r बराबर क्या होगा 6 अपॉन में √3 + 1। अब √3 + 1 नीचे आया है तो इसको हम क्या कर लें, परमेयकरण कर लें, रैशनलाइज कर लें। तो अगर हम इसको रैशनलाइज कर रहे होंगे तो √3 - 1 अपॉन में √3 - 1 से कर रहे होंगे तो ये a + b और a - b है। इट मीन्स जो नीचे होगा वो a² - b² होगा। तो √3 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 3 आएगा और -1 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 1 आएगा। इट मीन्स हमारा नीचे जो बनेगा वो क्या बनेगा 3 - 1। इट मीन्स हम कह सकते हैं इसको क्या होगा 2 होगा, और ऊपर क्या बचेगा 6 √3 - 1। इस 2 से अगर इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3 + 1। तो हम कह सकते हैं हमारी जो r की डिस्टेंस आई है वो आई है 3 × √3 - 1 के। क्लियर है। तो जब भी हमसे डिस्टेंस पूछा जाए उस केस में हम लाइन की पैरामेट्रिक फॉर्म को यूज करके अपने क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू a point A 3, -5 makes angle 45 degree with x-axis and intersect the line x + y - 6 = 0 at the point P, then find the length of AP। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक रेखा है जो कि बिंदु 3, -5 से होकर गुजरती है और x अक्ष के साथ 45 डिग्री का झुकाव रखती है, और एक दूसरी रेखा है जिसका समीकरण है x + y - 6 = 0। वह उस रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। तो बिंदु P और बिंदु A के बीच की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, हमें एक लाइन दी गई है जो कि x अक्ष के साथ 45 डिग्री का झुकाव रखती है, और इस लाइन पर एक पॉइंट है, पॉइंट A, जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, -5, और एक लाइन है जिसका समीकरण दिया गया है x + y - 6 = 0, जो कि इस रेखा को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट कर रही है। और हमसे जो पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ AP पूछा जा रहा है। अगर हम इसे R मान लें तो अगर हम इस लाइन की बात करें तो इस लाइन में एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं जो कि है 3, -5, और इंक्लिनेशन एंगल दिया गया है जो कि 45 का है, और इस फिक्स पॉइंट से एक पॉइंट के बीच की दूरी पूछी जा रही है। इट मीन्स इस पॉइंट को हम अपना पैरामेट्रिक पॉइंट भी बोल सकते हैं, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे क्या होंगे x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा। अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करें x1 y1 हमें दिया गया है कितना है 3 है,
और y1 कितना है 5 है, सॉरी -5 है, इट मीन्स ये माइनस का होगा। और थीटा हमें दिया गया है कितने का है 45 डिग्री का, इट मीन्स cos 45 और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 45 हो जाएगा। और ये जो पॉइंट P है वो दोनों ही लाइनों में उपस्थित है, इट मीन्स वो लाइन की इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अगर हम इसमें पुटअप करें x और y के कोऑर्डिनेट को, तो x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर हम x को पुटअप करें तो x कितना है 3 प्लस r cos 45 डिग्री प्लस y कितना है हमारा -5, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा -5 प्लस r sin 45 डिग्री। अगर इस -6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। r को कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा cos 45 प्लस sin 45, ये 3 है, ये -5 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2 इक्वल टू 6 है ना। अगर इस -2 को उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करें तो cos 45 क्या होता है 1/√2, sin 45 भी क्या होता है 1/√2 इक्वल होगा 8 के। इट मीन्स अगर इनको जोड़ दें तो r बराबर क्या हो जाएगा 2√2 इक्वल टू 8 के हो जाएगा। अगर इसको उधर शिफ्ट करें, इसको कैंसिल आउट कर दें, ये 4 हो जाएगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा 4√2। इट मीन्स लेंथ ऑफ AP जो आएगी वो इक्वल होगी 4√2 के। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, जब हमसे पैरामेट्रिक डिस्टेंस पूछी जाए तो हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में रख के डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करनी है और हमारा आंसर ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिएगा, ए लाइन पासिंग थ्रू a point A 2,3 makes angle 30 degree with x-axis then find the coordinate of a point P on a line at the distance 5 unit from A। क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि एक रेखा है जो कि बिंदु 2,3 से होकर गुजरती है और वह x अक्ष के साथ 30 डिग्री का झुकाव रखती है, और उस रेखा पर एक बिंदु P है जो कि बिंदु A से 5 इकाई की दूरी पर है। तो बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक क्या होंगे। तो अगर हम इसे आपको ड्रॉ करके दिखाएं तो हमें एक लाइन दी गई है प्लेन पर जो कि x एक्सिस के साथ 30 डिग्री के इंक्लिनेशन एंगल पर है। इट मीन्स इंक्लिनेशन एंगल ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 30 डिग्री, और इस लाइन पर एक फिक्स पॉइंट है पॉइंट A जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 2,3 हैं, और पॉइंट A से 5 इकाई की दूरी पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए हैं। तो अगर ये डिस्टेंस 5 है तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक लाइन है और एक फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं और इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन दिया गया है, और 5 यूनिट की डिस्टेंस पे एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, पूछे गए हैं। इट मीन्स अगर हम इस पॉइंट को अपने पैरामेट्रिक पॉइंट माने तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x1 प्लस r cos थीटा प्लस y1 प्लस r sin थीटा, जहाँ पर x1 y1 क्या है फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो कि हमें दिए गए हैं x1, y1 के रूप में,
और थीटा क्या है, इंक्लिनेशन एंगल ऑफ ए लाइन है जो कि दिया गया है 30 डिग्री, और आर क्या है, पैरामेट्रिक डिस्टेंस है फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू पैरामेट्रिक पॉइंट, है ना। तो सारी वैल्यू हमें पता है तो हम इसमें पुटअप करेंगे और अपने कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो अगर हम इसमें x1 पुटअप करें तो क्या होगा, 2 प्लस r कितना है 5 cos 30 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार y कितना है हमारा 3 प्लस r 5 साइन 30 डिग्री, है ना। अगर इसे हम और कैलकुलेट करें तो 2 प्लस 5 cos 45 कितना होता है, √3/2 एंड 3 प्लस 5 ये कितना होगा 1/2 साइन 30, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 5 √3 अपॉन में 2, और इसका अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। तो हमारे जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 4 प्लस 5 √3/2, और ये क्या होगा 11/2। तो हमारे जो पैरामेट्रिक पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे 4 प्लस 5 √3/2 एंड 11/2, है ना। तो जब हमसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पूछा जाए तो हम उसे x1 प्लस r cos थीटा एंड y1 प्लस r sin थीटा में पुटअप करके कैलकुलेट करेंगे।